हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास जो रहेगी सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक है। आज की क्लास का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, जो भी राज्य व्यवस्था है भारत की और उसका संविधान है उससे रिलेटेड हम आज की क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ आपके साथ में टॉपिक वाइज़ एक क्लास शेयर करती हूँ, जिससे मतलब इम्पोर्टेंट हम पीवाईक्यूज़ उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास, जिसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 25 टू 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में रहेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर और समाजवादी सोशलिस्ट वर्ड जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। यानी कि कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा ये दोनों शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए एस्पिरेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ लगेगा या बहुत लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो बिना देखे हुए है। आज दिन तक ऐसा क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि ये ऐसे-ऐसे शब्द कब जोड़े गए, प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, या फिर ये वाला ये जो 3 वर्ड्स थे, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स थे जिनको साथ में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात आज मैं आपको और बता दूँ कि आज की क्लास में मैंने पूरा सीटेट के एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश की है कि जिस तरह से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उसी तरह से सेट इस क्लास को किया गया है। और इसमें आपको जो पेडागॉजी है वो उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप नोट्स बनाते हो तो अपना कॉपी पेन अपने पास रख लें और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी उनको नोट जरूर कर लें। तो 2 शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं, तो तीसरा शब्द कौन-सा था? तीसरा शब्द था अखंडता। कौन-सा था? अखंडता था। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये तीनों शब्द एक साथ संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। जो पहले शब्द ये नहीं थे, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पर ये शब्द तीनों ही नहीं थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जो था वो संशोधन के द्वारा बाद में इन शब्दों को जोड़ा गया था, जो प्रस्तावना का एकमात्र आज दिन तक का संशोधन है। ठीक है? तो ये संशोधन संशोधन जो था, ये संवैधानिक संशोधन जो था, ये 42 नंबर का संशोधन था। ठीक है? ये 42वां संवैधानिक संशोधन था जो 1976 में जो था वो जिसके द्वारा ये दोनों शब्द जो थे, तीनों शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये 1976 में ये संशोधन हुआ था, ये आपने याद रखना है। इसमें इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तीनों ही वर्ड्स भी आपने याद रख लेने हैं। ठीक है? बाकी ईयर ज़रूर याद रखना है। और जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो संवैधानिक संशोधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास में रहेगा कि भारतीय संविधान का कौन-सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी जो देता है, और इसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यानी कि 2 अधिकार इसमें शामिल हैं, राइट टू लाइफ का और राइट टू जो स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में आता है, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी इसी में आता है। तो ऐसा कौन-सा अधिकार है जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ऐसा अनुच्छेद बताना है, कौन-सा है? तो ये मौलिक अधिकारों के अंडर आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे रहते हैं, उनके अंडर ये आता है। तो ये कौन-सा ऐसा अनुच्छेद है या ऐसा आर्टिकल है जो
ये वाली लिबर्टी हमें देता है कि हम जो है वो पर्सनल लिबर्टी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हम रह सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने तो 21 में ये पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न ये है कि वो बच्चे 21 अकेला नहीं है, वहाँ पर 21 ए लिखा हुआ है, ठीक है? उसको बाद में जोड़ा गया था। जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 21 अकेला है, उसमें हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही अधिकार प्राप्त है और इसी में स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल किया गया है, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं। आई होप कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि जो 6 से 14 वर्ष की जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, वो 21 ए के अंडर है और 21 में जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बच्चे दिया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आपको क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो बच्चे सीटेट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी तरह के क्वेश्चन देखकर आपने, अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस की होगी तो एग्जाम हॉल जो होगा उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आपको इन क्वेश्चंस को देखकर डर नहीं लगेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। हमने तो सिर्फ छोटे-छोटे एक-एक लाइन के क्वेश्चन ही पढ़े थे। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में जो जनहित याचिका है यानी कि पिल है जी, ठीक है? पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है उसको उसके बारे में कौन-सा कथन जो है वो सही है? तो जनहित याचिका के बारे में कथन सही बताना है कि कौन-सा सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो थर्ड नंबर जो है कि सी ऑप्शन जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो या संगठन ऐसे लोगों की ओर से न्यायालय जा सकता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, भले ही उनका व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है? भले ही उनका व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है? तो ये जो जनहित याचिका है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है या संगठन है, ठीक है? चाहे वो फिर इंस्टीट्यूशन है, वो इस न्यायालय में जा सकता है कि किसी के अधिकारों का, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है? चाहे उनके अधिकारों का हो रहा हो, चाहे किसी और के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर उनको लगता है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो उसको जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित स्तरों को निचले से ऊपरी क्रम में यानी कि बॉटम टू टॉप में आपने व्यवस्थित करना है, ठीक है? बॉटम टू टॉप, ठीक है? बॉटम टू टॉप आपने अरेंज करना है, ठीक है? तो बॉटम टू टॉप अरेंज करना है यानी कि आपने, अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने ये बताना है कि पहले नंबर पर कौन-सा है, ठीक है? उसके बाद कौन-सा आता है, 3 स्तरों की हमारी पंचायती राज होती है, ठीक है? तो आपने बताना है यहाँ पर कौन-सा है, नंबर 2 पर कौन-सा है और नंबर 3 पर कौन-सा है, ठीक है? तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरफ को जाना है, ठीक है? ये बताना है आपने नीचे से ऊपर की ओर को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट का पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। जो एग्जामिनर हैं वो आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में जो है वो अ, टॉप टू बॉटम पूछ लें, ठीक है? यहाँ पर बॉटम टू टॉप है, हो सकता है एग्ज़ामिनर आपसे टॉप टू बॉटम पूछ लें, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें क कैसे पता चलेगा कि जो बड़ा है, छोटा है, वो कौन-सा ऑप्शन है? वैसे बहुत सारे जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको मैक्सिमम ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे पता लगाएँ? तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताती हूँ कि जिस तरफ को इस एरो का मुँह खुला रहता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा गया है तो 2 जो है वो पहले आएगा, ठीक है? 2 जो है वो बड़ा है, ठीक है? उससे छोटा 3 है और 3 से जो 1 जो है वो छोटा है, ठीक है? तो 3 डबल नंबर पर है, ठीक है? तो आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जिस तरफ को मुँह खुला है वो बड़ा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 2 जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है? नंबर 2 जो है वो सबसे पहले आएगा यानी कि नंबर 1 पर यहाँ पर आएगा हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 आएगा,
ठीक है, ग्राम पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल जो है, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति आएगी और उसके बाद नंबर 1 आएगा जिला परिषद, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद आती है हमारी पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल आता है और उसके बाद जो सबसे टॉप लेवल है वहाँ पर हमारा जो है वो जिला परिषद आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह को जो है वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राम पंचायत का या पंचायती राज व्यवस्था का चलता है। और आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरों की व्यवस्था है, तो ये 3 स्तरों वाली व्यवस्था है, ठीक है। 3 स्तर इसमें होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, जिसमें सबसे पहला ग्राम पंचायत, उसके अपर लेवल जो है वो ब्लॉक लेवल यानी कि पंचायत समिति और उसके अपर लेवल जो हायर लेवल रहता है वो जिला परिषद का रहता है, ठीक है। आई होप आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है उसी प्रकार हमारे केंद्र में जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट राज्यपाल की गवर्नर की जो की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। चाहे वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होनी होगी वो उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट का जो पेडागॉजी पोर्शन रहता है उसमें इसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने इसलिए पेडागॉजी के क्वेश्चन भी आज की क्लास में शामिल किए हुए हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से पेडागॉजी के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। वैसे मैक्सिमम आपने देखा होगा कि आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन बहुत कम लोग ही पढ़ाते होंगे, ठीक है, बहुत कम लोग ही बताते होंगे कि पेडागॉजी के क्वेश्चन भी इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कक्षा 7 में जो समानता है, इक्वालिटी है, उस विषय को पढ़ाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपकी जो सबसे उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी वो क्या होनी चाहिए। तो आप मान लो कि आप सोशल साइंस के टीचर हो और आपने एक रणनीति बनानी है, एक टीचिंग मेथड बनाना है समानता टॉपिक को पढ़ाते हुए, इक्वालिटी टॉपिक को पढ़ाते हुए, ठीक है। आप खुद को एक टीचर इमेजिन कीजिए और आप सोचिए कि अब आप 7th क्लास में समानता यानी कि इक्वालिटी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसा कि उनकी बुक में ये टॉपिक है भी। तो आप उसको कौन सी जो शैक्षणिक रणनीति है यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा यूज करोगे, ठीक है। तो क्या आप किस प्रकार से उस टॉपिक को पढ़ाओगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि लैंगिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दर्शाने वाले वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडीज पर चर्चा करना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जो टीचर हैं वो क्या करेंगे कि वो बच्चों को एक उदाहरण देंगे, ठीक है, वास्तविक जीवन से, जो रियल लाइफ के उनके एग्जांपल्स हैं उनको वो देंगे ताकि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से इक्वालिटी टॉपिक को समझ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को के उन्मूलन से संबंधित है और इसके भी किसी भी रूप में आचरण को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी रूप में जो है वो अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता जो है उसको समाप्त करना है, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो रही हो, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है सीटेट का, ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ये वाला आर्टिकल नंबर 17 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का जो है वो उसको जो है वो उसका उन्मूलन करता है, उसको समाप्त करता है, मतलब, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव या अस्पृश्यता जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 17 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदन कौन-कौन से हैं? लोकसभा जो निम्न सदन है, राज्यसभा जो उच्च सदन है, ठीक है। तो जो संसद के दोनों सदन हैं उसकी शक्तियों की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? यानी कि हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि इन शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि लोकसभा के पास धन विधेयकों के मामले में पूर्ण और अंतिम शक्तियां हैं, राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, ठीक है। जो लोकसभा है वो धन विधेयक का मतलब डिसाइड करती है कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। इसके पास पूर्ण और अंतिम शक्तियां हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है, जो उच्च सदन है, उसको केवल 14 डेज के लिए ही अपने पास जो है वो रोक सकती है या रख सकती है, ठीक है। 14 डेज से ज्यादा
उस विधेयक को अपने पास नहीं रख सकती है, ठीक है, उसको पास करना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो लोकसभा है जिसको निम्न सदन कहा जाता है उसको उसको उसके पास पूर्ण और अंतिम शक्तियां हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो उसकी मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर बी कि जो जनता है उसकी चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए कानून और नीतियां जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि जो है वो आगे जाकर कानून और नीतियां जो है वो बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मुख्य विशेषता है, ठीक है, उसकी मुख्य प्रतिनिधि लोकतंत्र की ये मुख्य विशेषता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसकी उसमें मुख्य निहितार्थ क्या है? तो उसमें जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसमें निहितार्थ क्या-क्या हैं? उसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि कार्यपालिका जो है सरकार और विधायिका जिसको संसद या विधानसभा कहते हैं, उसमें न्यायपालिका के कार्यों को और फैसलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। न्यायपालिका जो भी फैसले लेती है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, उन्होंने निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है ये, और बहुत 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 बार मैं भी आपको क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है, जिसको संविधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये इसको बी आर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने माना था आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, उसमें उसकी विशेषता का क्या अर्थ रहता है? तो उसकी विशेषता संघवाद जो है उसकी विशेषता का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी कि देश में सरकार के एक से अधिक स्तर जैसे केंद्र है, राज्य है, स्थानीय सरकारें हैं वो कार्यरत हैं और प्रत्येक शक्तियों का स्रोत जो है वो संविधान है, ठीक है। जैसे कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो फिर वो स्थानीय सरकार ही क्यों ना हो, उसकी जो शक्तियां हैं वो उनके उनका जो स्रोत है, उनको जो शक्तियां प्राप्त होंगी वो संविधान के अनुसार ही शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक है। जो संविधान के जो भी आर्टिकल्स हैं उनके अनुसार ही वो, अगर किसी को दंड देना होगा तो उनके अनुसार होगा, अगर किसी को पुरस्कार देना होगा तो उनके अनुसार ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्रोत है शक्तियों का वो संविधान है, ठीक है। फिर चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो फिर वो स्थानीय सरकार हो, ठीक है। संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, उसकी विशेषता का अर्थ यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म जो है उसमें अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में मुख्य अंतर क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी शायद पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है और जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है उसके बीच में अंतर क्या है मुख्य रूप से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच में पूर्ण अलगाव यानी कि पूर्ण अलगाव है दोनों के बीच में, जबकि भारत में राज्य धार्मिक सुधारों के लिए सैद्धांतिक दूरी रखते हुए हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे छुआ-छूत का उन्मूलन करना। जो अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच में दोनों के बीच में बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी लगाव नहीं है, पूर्ण तरह से पूरी तरह से वो अलगाव हैं, ठीक है? मतलब कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। चाहे फिर वो किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, किसी के साथ छुआ-छूत हो रहा हो, कुछ भी मर्ज़ी हो रहा हो, लेकिन भारत जो है वो जैसे धार्मिक सुधारों के लिए भारत जो है वो सैद्धांतिक दूरी बनाते हुए हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे कि किसी के साथ अगर छुआ-छूत हो रहा हो तो भारत जो राज्य है वो उसमें उसमें जो है वो इंटरफेयर भी कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में गठबंधन सरकार जो रहती है उसका क्या अर्थ होता है? तो गठबंधन सरकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पॉलिटी का ये क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार क्या होती है? जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो जो बहुमत सरकार है वो बहुत कम होती जा रही है और गठबंधन की सरकार जो है वो मैक्सिमम बढ़ती ही जा रही है, ठीक है? तो गठबंधन सरकार आखिर होता क्या है? गठबंधन ये सरकार का अर्थ होता है कि जब चुनाव के बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, ठीक है? कोई भी जो दल हैं उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत लाना होता है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर 100 वोट्स हैं, ठीक है? 100 अगर उम्मीदवार हैं तो उनमें से 51 जो हैं वो एक पार्टी के होने चाहिए तभी वो बहुमत कहलाएगा, ठीक है? तो जो बहुमत है एक पार्टी अगर नहीं ला पाती है, एक दल को अगर बहुमत नहीं मिल पाता है बाय चांस, तो 2 या 2 से अधिक जो राजनीतिक दल है वो मिलकर सरकार को बनाते हैं, उसी सरकार को गठबंधन सरकार जो है वो कहते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की विधानसभा के सदस्य जैसे कि विधायकों, एमएलएज का चुनाव जो है वो किस प्रकार होता है? विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो एमएलएज होते हैं, तो इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है? हिंदी में इनको विधायक कहते हैं और इंग्लिश में इनको एमएलएज कहते हैं। तो इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से, कौन-सी प्रक्रिया से होता है या कौन इनको चुनता है, ठीक है? तो इनका चुनाव जो होता है वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है? तो जो इनका चुनाव किया जाता है वो जो भी संबंधित इनका क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसी के मतदाताओं के द्वारा इनका जो चुनाव है, प्रत्यक्ष मतदान जो है वो करवाया जाता है, ठीक है? तो एमएलएज़ का चुनाव इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो रहती है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो रहता है उसके अंतर्गत पुलिस द्वारा प्राथमिक जो एफआईआर जिसको कहते हैं, ठीक है? प्राथमिकी अ, दर्ज करने के संबंध में कौन-सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है? तो अगर आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में जो भी एफआईआर दर्ज की जाती है वो उसके अंतर्गत यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए जो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, ठीक है? अगर किसी अपराध की सूचना अगर सरकार को या पुलिस स्टेशन में दी जाती है, किसी के भी द्वारा चाहे फ़ोन कॉल पर हो, चाहे वो पर्सनली जाकर हो, तो वो जो पुलिस स्टेशन है उसकी जो वहाँ पर जो पुलिस रहती है उसमें उसका फ़र्ज़ है कि वो एफआईआर दर्ज ज़रूरी करे, ठीक है? अनिवार्य है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको किस समिति की सिफारिश पर और किस वर्ष जोड़ा गया था? जब हमारा जो मूल संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था तो उस टाइम पर हमारे पास अधिकार तो थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर जब एहसास हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। उसके बाद इसको जोड़ा गया था तो कौन सी समिति के सिफारिशों पर इनको जोड़ा गया था और इनको कब जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो जोड़े गए थे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे और 1976 में जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 1976 में जो मैंने आपको पहले भी बताया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके अंडर जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो था वो जोड़ा गया था। ये भी आपने याद रख लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है शिक्षा शास्त्री प्रश्न यानी कि पेडागॉजी का फिर से क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो पेडागॉजी का क्वेश्चन है कि छात्रों को भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि जो है वो प्रभावित रहेगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सी जो एक्टिविटी है वो रहेगी, ठीक है? तो ये आपने बताना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट गतिविधि यानी कि प्रोजेक्ट वर्क उनके लिए रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि कक्षा में युवा संसद या मॉक पार्लियामेंट जो है उसका आयोजन करना और छात्र सांसदों की भूमिका जो है वो निभाएँगे, ठीक है? जो एमपीज़ हैं उनकी भूमिका जो है वो छात्र निभाएँगे। यानी कि एक तरह से मॉक पार्लियामेंट तैयार करना क्लास में ही और फिर क्लास में ही बताना कि जो संसद है वो किस प्रकार से कार्य जो है वो करती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके स्वशासनिक प्रमुख जो रहते हैं, ठीक है? उनको क्या कहा जाता है? जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको नगर आयुक्त जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो कहा जाता है, ठीक है? नगर निगम के जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनको उनकी देखरेख करने वालों को कहा जाता है नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है? कमिश्नर, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन जो है यहाँ या ये इस पैटर्न से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए इसी तरह से आपको 2 ऑप्शन दे रखे होंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देकर कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे, इनको पढ़ लेते हैं पहले कि संविधान सभा में स्थायी जो सदस्य अध्यक्ष थे उसके संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरा कथन है कि संविधान की प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। तो क्या आपने बताना है क्या जो है वो दोनों कथनों में से कौन-सा सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों में से दोनों सही हैं या तो फिर ना ही तो 1 सही है, ना ही तो 2 सही है। तो जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि जो जब भी संविधान टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी प्रारूप समिति जो थी उसके साथ जो थे वो 6 जो थे वो मतलब मेंबर थे, ठीक है? तो ये बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही कथन जो है वो सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने पैटर्न ज़रूर देख लेना है कि इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत रेयर रहता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँ, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है, उनके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो उनके संबंध में जो कथन 4 दिए गए हैं, यहाँ 3 दिए गए हैं, तो तीनों में से कौन सा सही है? चारों हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इधर रह गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इनके संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि ये न्याय संगत, जस्टिबल नहीं है, यानी कि इनके उल्लंघन पर अदालत द्वारा इन्हें अनिवार्य रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिबल नहीं है, ठीक है। ये जो है इनके उल्लंघन अगर होता है तो हम जो है वो अदालत में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और इनको मतलब लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिबल नहीं है, इतना ही आपने याद रखना है, ये न्याय संगत नहीं है डीपीएसपी जो है। और डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इनको जो है वो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। इनके उल्लंघन करने पर हम अदालत का दरवाजा जो है वो नहीं खटखटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7th क्लास का ये टॉपिक है, ठीक है, लेसन में दिया गया है 7th क्लास की। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यूनिवर्सल एडल्ट जो सब फ्रेज है, उसके सिद्धांत सीधे तौर पर किस मूल्य पर आधारित है, ठीक है। सार्वभौमिक जो व्यस्क मताधिकार है वो ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक समानता पर आधारित है, ठीक है। राजनीतिक समानता पर आधारित है कि हर किसी को 18 वर्ष की आयु के बाद हर किसी को जो है वो मत देने का अधिकार है, इसको सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। तो ये राजनीतिक समानता पर आधारित, सीधे तौर पर ये राजनीतिक समानता पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय न्यायपालिका की अपीलीय प्रणाली जो है उसका क्या अर्थ है। तो अपीलीय प्रणाली जो है भारतीय न्यायपालिका की, उसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है। अगर निचली अदालत से वो संतुष्ट नहीं है तो वो फिर उसके ऊपरी अदालत में फिर जाकर मतलब जैसे हाई कोर्ट का कोई फैसला है उससे अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपरी अदालत में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसको अपीलीय प्रणाली जो है जो कहते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसके अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट जो है उसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस एससी एसटी एक्ट को क्यों लागू किया गया था, तो ये आपने बताना है। तो ये जो लागू किया गया था दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को रोकना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना जो था वो इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ इसको जो था वो लागू किया गया था। तो ये आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अधिनियम है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एससी एसटी एक्ट जो एससी और एसटी एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था। तो ये 1989 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी दलितों और आदिवासियों के साथ जो भी भेदभाव हो रहा था, फिर चाहे वो उत्पीड़न, चाहे वो हिंसा हो रही थी, तो उसको रोकना और उनको सम्मानजनक जीवन देना जो था वो इस एक्ट का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव किसके द्वारा होता है। हमने जो गवर्नर का जो नियुक्ति है वो तो देख ली कि किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है ये आपने बताना है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है संसद के दोनों सदनों, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा होती है संसद के दोनों सदनों में। तो दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनके निर्वाचन मंडल इलेक्ट्रल कॉलाज जो रहता है, कॉलेज जो रहता है उसके द्वारा जो है वो किया जाता है इनका, ठीक है। निर्वाचक मंडल आपने याद रखना है, निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है वो इसका इनका जो है वो चुनाव जो है वो होता है, ठीक है। तो इनके चुनाव की प्रक्रिया जो रहती है उसमें संसद के दोनों सदन रहते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा जो है या ग्राम पंचायत जो है और ग्राम पंचायत दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या अंतर होता है, तो ये आपने बताना है। इन दोनों के बीच में अंतर होता है कि ग्राम सभा जो है वो गांव के सभी वयस्क उसमें शामिल होते हैं, 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष के या 18 वर्ष से अधिक जो भी वयस्क हो चुके हैं, ठीक है, जिनका मत बन चुका है वो सभी इसके पंजीकृत मतदाता शामिल हो सकते हैं, ठीक है, उसमें शामिल होते हैं ग्राम सभा जो रहती है। लेकिन ग्राम पंचायत जो रहती है उसमें ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुनी गई छोटी कार्यकारी संस्था रहती है, ठीक है। उसमें जैसे प्रधान है, मतलब सरपंच जिसको कहा जाता है वो है, वार्ड सदस्य रहते हैं, ठीक है, यही जो है वो ग्राम पंचायत में शामिल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि जो ग्राम सभा है उसमें सभी शामिल होते हैं जितने भी मतदाता हैं, और जो ग्राम पंचायत है उसमें सिर्फ पंचायत जो सदस्य चुने गए हैं, सदस्यों के द्वारा जो मतदाताओं के द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं सिर्फ वही शामिल रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया, अडॉप्ट किया गया था और यह किस तिथि पूरी तरह से लागू एनफोर्स जो है वो हुआ था।
तो संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, इसको अडॉप्ट कब किया गया था और इसको कब पूरी तरह से इसको लागू किया गया था? तो इसको अपनाया गया था जो 26 नवंबर है 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था इसको, लेकिन ये पूरी तरह से जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 का दिन था, ठीक है? उसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 26 नवंबर जब ये जो था वो अडॉप्ट किया गया था, उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं 26 नवंबर को और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो है वो मनाते हैं, जिस दिन ये पूरी तरह से लागू हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अ, 22 है, अनुच्छेद 22 है, आर्टिकल 22 है, उसके किसी की गिरफ्तार व्यक्ति को कौन-सा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? यानी कि कोई भी अगर गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको कौन-सा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। तो कौन-सा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है गिरफ्तार व्यक्ति को? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, गिरफ्तार व्यक्ति जो है, वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने का होने का अधिकार होता है और अपनी पसंद के वकील से बचाव का अधिकार भी उसके पास होता है। मान लो कि किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अपने पसंद का जो वकील है उसको मतलब उसको अपने पसंद के वकील से बचाव का अधिकार उसको प्राप्त है और उसको ये अधिकार प्राप्त है कि उसको 24 घंटे के भीतर ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है अगर आपने उसको गिरफ्तार किया है तो। ठीक है? तो ये 2 अधिकार जो है वो एक गिरफ्तार व्यक्ति को के पास होते हैं जिनको उनका मौलिक अधिकार जो है वो कहा जाता है। तो ये रहे आज की क्लास के 28 क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन लेंथी लगे हों, लेकिन सीटेट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले से ही ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रही रखी होगी, तो आपको फिर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा एग्जाम देते टाइम। तो प्लीज़ क्लास के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और अ चैनल पर जितने भी क्लासेस हैं, वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर क्लास को शेयर किया कीजिए। बाकी क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह से क्वेश्चंस ढूँढ कर लेके आने में। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।